हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं KVPY SA 2021 की बायोलॉजी सेक्शन को। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन सा बायोमोलिक्यूल अमाइलोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट है। तो मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में अमाइलेज बोलते थे उन एंजाइम्स को जो ब्रेक डाउन करते थे स्टार्च वगैरह का। यहाँ पर भी हमें वही करना था और ये ब्रेक डाउन करने के बाद मोनोसैकेराइड्स में, जो मतलब ग्लूकोज वगैरह में कन्वर्ट कर देते थे इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 47। यहाँ पर कौन सा फाइलोजेनेटिक ट्री बनाने के काम नहीं आता है। तो फाइलोजेनेटिक ट्री आपने अगर जेनेटिक्स पढ़ा होगा थोड़े अच्छे से, तो वहाँ पर दिया गया है। इस तरह से हम लोग एक ट्री टाइप का बनाते हैं जहाँ पर हम लोग अलग अलग स्पीसीज को सेपरेट करने के, अलग अलग उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर उन्हें सेपरेट करते हैं और एक रिलेशन टाइप का ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से उनकी ओरिजिनेशन हुई थी और कहाँ पर वो डाइवर्ज किए थे अलग अलग स्पीसीज बनने के लिए। यहाँ पर न्यूक्लियर डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, एनाटॉमिकल फीचर्स इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, लेकिन हैबिटेट की सिमिलैरिटी कोई फैक्टर नहीं माना जा सकता, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक ही हैबिटेट में कई सारे अलग अलग स्पीसीज वगैरह के एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं। तो इन चीज़ों को हम फैक्टर में नहीं लेते जब फाइलोजेनेटिक ट्री बनाते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 सीशम, सिंपल सा क्वेश्चन था। डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम अगर आपको याद होगा तो वहाँ पे इलियम और असेंडिंग कोलोन के बीच में, यहाँ पर अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं भी याद होगा तो आप कुछ ऑप्शंस तो डायरेक्टली एलिमिनेट कर ही सकते थे। ईसोफेगस और फेरिंग्स के बीच में हम लोग जानते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ भी नहीं रहता। रेक्टम और डिसेंडिंग कोलोन के बीच भी नहीं होता है ये। स्टमक और डुओडेनम के बीच में भी नहीं होता, क्योंकि ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज इन्वेसिव स्पीसीज दैट हैज स्प्रेड टू मेनी पार्ट्स ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। यहाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ माना जा सकता है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो बायोलॉजी बैकग्राउंड के नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप कुछ क्लूज के थ्रू इसे बना सकते थे। फाइकस रिलीजियोसा एक बहुत ही कॉमन सी नाम है। ये पीपल ट्री को रिप्रेजेंट करता है। कोकोस न्यूसिफेरा कोकोनट को रिप्रेजेंट करता है। और लोटस कॉर्निकेलेटस ये लोटस को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये एक पी टाइप के प्लांट को रिप्रेजेंट करता है, जो कि एक फ्लावरिंग प्लांट है, जो कि एक खूबसूरत प्लांट होता है। प्रोपिस जूलीफ्लोरा, आप हो सकता है इसका नाम सुने होंगे, कई बार पेपर वगैरह में भी रहता है। ये एक श्रब प्लांट है, इसे विलायती बबूल या वगैरह कुछ कहा जाता है। ये उसी तरह का दिखता है, इसमें एक फ्रूट टाइप का भी होता है। ये एक वीड है जो कि बाहर से आया था हमारे कंट्री में, और अब ये काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड कर गया है हमारी कंट्री के अंदर, और बाकी प्लांट से न्यूट्रिएंट्स ये कम्पीट करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस मैक्सिमली फेलिसिटेट द एसेंट ऑफ सैप। ये हमने शायद फोटोसिंथेसिस में कवर भी किया था इसी बुक में, या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर तो जरूर ही किया होगा कि ट्रांसपिरेशन के थ्रू ही सबसे ज्यादा मूवमेंट होता है ऊपर, क्योंकि ट्रांसपिरेशन एक सक्शन टाइप का क्रिएट कर देता है, जिसके कारण नीचे से सैप ऊपर आ पाता है प्लांट्स के अंदर। नेक्स्ट है 51। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल्स इज नॉट प्रेजेंट इन हेल्दी कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम बोलते हैं ब्रेस्ट मिल्क को, जो कि मदर्स फीड करती है अपने न्यूबॉर्न बेबीज को। तो वहां पर हीमोग्लोबिन यानी ब्लड का दिखना एक अच्छी चीज नहीं है। बाकी तीन चीजें न्यूट्रिशन या फिर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, तो ये सारी अच्छी चीजें हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना था। पोटैटो एक स्टेम होता है, कॉलीफ्लावर एक मेरिस्टेम होता है, रेडिश एक रूट होता है, टोमेटो एक फ्रूट होता है, मस्टर्ड एक सीड होता है, सिनेमन एक बार्क होता है, आप जानते हैं वो छाला जिसे कहते हैं प्लांट्स का, उससे बनाया जाता है, और क्लोव का तो आप स्ट्रक्चर ही देखेंगे तो ये एक बर्ड की तरह दिखता ही है। आप इससे भी इसे आसानी से सॉल्व कर सकते थे। आपको कुछ नहीं करना था, बस जिस ऑर्डर में ये सारी चीजें दी गई थी उसी ऑर्डर में आपको ऑप्शन टिक लगा देने थे। नेक्स्ट हम लोग बढ़े 53 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस वुड इमीडिएट इफेक्ट ऑफ प्लांट इफ देयर इज सडन एंड लार्ज इंक्रीज इन सॉइल सैलिनिटी। सैलिनिटी बढ़ेगी तो बाहर जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा, और हम लोग जानते हैं इससे क्या होता है कि सेल वॉल इंटैक्ट रहती है, लेकिन अंदर से वाटर का लॉस हो जाता है बहुत सारा बाहर की तरफ। तो इसको प्लाज्मोलाइसिस कहा जाता है, हमने इसके बारे में पढ़ा भी है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। हाई ब्लड ग्लूकोज इन डायबिटिक पेशेंट इज नोन टू इंड्यूस कैटरैक्ट, दिस इज बिकॉज हाई ग्लूकोज। ये थोड़ा सा एक कॉमन सेंस टाइप का क्वेश्चन था। सबसे पहली चीज तो आपको ये देखना है, पॉलीमराइज इनटू स्टार्च एंड डिपॉजिटेड इनटू लेंस, ये कोई फैक्टर नहीं हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है, ये सिर्फ डायबिटिक पेशेंट्स में नहीं होता, अगर ऐसा कुछ होने वाला होता तो। क्रिस्टलाइजेज इन द लेंस एंड ब्लॉक्स लाइट, एक सिमिलर टाइप का ये चीज है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कुछ लेंस तक ब्लड फ्लो नहीं होता है ग्लूकोज को लेकर।
नेक्स्ट है रिफ्लेक्स लाइट फ्रॉम द लेंस देयर बाय इंपेयरिंग विजन। ये भी एक ऑलमोस्ट सिमिलर ही ऑप्शन था। इससे अगर हम लोग एलिमिनेट करके देखते ऑप्शंस को तो इजीली आप बी ऑप्शन को टिक मार सकते थे। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा जुगाड़ू मेथड से बता रहा था क्योंकि मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स पीसीएम के भी रहे होंगे जिनका बायोलॉजी उतना स्ट्रांग नहीं होगा, तो आप अगर चाहते थोड़ा टाइम लगाते तो इन क्वेश्चंस को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू अकर बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंज ड्रिवन टेम्परेचर इंक्रीज। ये क्वेश्चन मैं छोड़ दिया होता अगर एग्जाम में मुझे दिया जाता तो, क्योंकि इसके ऑप्शंस काफी ज्यादा सिमिलर और कंफ्यूजिंग माने जा सकते हैं। यहाँ पर एक चीज आप नोटिस कर सकते थे कि फिश शैलो वाटर्स में क्यों मूव करेंगी। उनके पास पहले ही ओशंस हैं, अगर ओशंस बढ़ रहे हैं तो उन्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि मैमल शिफ्ट देयर रेंज टू लोअर लैटिट्यूड। लोअर लैटिट्यूड आने से उनकी जो टेम्परेचर है वो ऑलरेडी बढ़ ही रही है और फिर भी बढ़ जाएगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं अर्थ से जब हम लोग इक्वेटर की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज देखा जाता है। सेम चीज फिश शिफ्ट देयर रेंजेस टुवर्ड्स द इक्वेटर। फिर से वही चीज, ऊपर की चीजें गर्म हो रही होंगी लेकिन नीचे इस गर्मी का इफेक्ट और भी ज्यादा होगा, तो ऊपर से नीचे नहीं आने का कोई भी मतलब कारण नहीं हो सकता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही होता, लेकिन अगर आप इसे छोड़ देते तो वो भी एक सेफ ऑप्शन माना जा सकता था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप कंटेन्स निसेस ग्रैन्यूल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है। ये न्यूरॉन्स होता, अगर आपने नर्वस सिस्टम वाली वीडियो देखी थी तो उसमें हमने डिस्कस भी किया था कि इससे सिर्फ स्ट्रक्चर और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और देखिए यहाँ पर वही क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट है 57, एनिमल किंगडम में कौन सा फीचर यूज करते हैं क्लासिफिकेशन के लिए। आपने क्लास 10th की डाइवर्सिटी अगर पढ़ी होगी एनसीईआरटी में तो आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग एनिमल किंगडम को क्लासिफाई करते हैं तो उसके हर क्लासिफिकेशन में हम एनिमल सिमेट्री को जरूर ही मेंशन करते हैं। हमने बात की थी कि वो रेडियली सिमेट्रिक है या फिर 2 पार्ट्स में सिमेट्री उसमें है, तो वो चीज़ें यहाँ पे ज़रूर डिस्कस होती हैं। हैबिटेट कैंसिल हो गया, हमने ऊपर डिस्कस किया था कि एक ही हैबिटेट में कई तरह के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, तो ये कोई बेसिस नहीं होता है क्लासिफिकेशन का। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कभी कभी आता है मेंशन में, लेकिन इसे एक प्रॉपर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं माना जा सकता। सिमिलरली लोकोमोटरी ऑर्गन्स को भी एक प्रॉपर बेसिस नहीं माना जा सकता क्लासिफिकेशन का, दो इसे बेसिक हम कभी कभी यूज करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़े 58 की तरफ। यूरियोटेलिक एनिमल्स में यूरिया प्रोड्यूस किस साइकिल से होता है। आपको थोड़ा सा यहाँ एलिमिनेशन वगैरह करना होता। आप अगर ऑर्निथाइन साइकिल जानते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात थी, आप डायरेक्टली इसे मार्क कर सकते थे, जैसे हमने ऑर्निथाइन साइकिल थोड़ा सा पढ़ा था अपने क्लास 10th के सिलेबस के टाइम। अगर आपको वो चीज़ याद रहती या फिर आपने पढ़ा होगा तो वो आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते थे। वरना आपको पता होगा क्रेब्स साइकिल रेस्पिरेशन में काम आता है, तो क्रेब्स साइकिल को आप एलिमिनेट कर देते सबसे पहले। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, आपने अगर बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये चीज़ हमारे सेल के अंदर होती है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पाथवे है, लेकिन यहाँ पर वो काम नहीं आता। नेक्स्ट चीज़ था कोरी साइकिल। तो कोरी साइकिल एक्चुअली एक ग्लूकोज रिलेटेड साइकिल है जो कि लिवर में होता है। ये आपको पता नहीं होगा मुझे लग रहा है, लेकिन अगर आप 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर चुके थे तो ऑर्निथाइन साइकिल आप मार्क कर सकते थे इसको आसानी से। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट पॉलन ग्रेन्स। इस क्वेश्चन में आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मार्क करना था। बी आंसर सही है। कुछ लोग कह रहे थे कि डी भी सही होगा, क्योंकि यस मैंने गूगल भी किया था इस बारे में, तो जिम्नोस्पर्म्स में भी पाए जाते हैं पॉलन ग्रेन्स, लेकिन क्योंकि हमें एक जो बेसिक बातें बताई जाती हैं एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के बीच, उसमें हमें ये कहा जाता है कि एंजियोस्पर्म्स में फ्लावर्स होते हैं और जिम्नोस्पर्म्स में फ्लावर्स नहीं होते हैं। तो वहाँ से आप अगर डिराइव करके देखें तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बी ही होता इस आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हम लोग बढ़े क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। तो ये 10% रूल जो हमने बताया था आपको उस पर बेस्ड था। इकोसिस्टम में 10% रूल फॉलो होता है, जिसके कारण 90% एनर्जी अगले लेवल पर नहीं जा पाती बायोमास के फॉर्म में। इसी के साथ सेक्शन 1 कंप्लीट होता है। अगर आप इसे ढंग से अटेम्प्ट करते तो आप 15 में एटलीस्ट 10 to 12 मार्क्स ला सकते थे। वैसा कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आया था। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ। सबसे पहले सेक्शन 2 में हमें एक क्वेश्चन दिया गया था ग्राफ की एनालिसिस का। तो यहाँ पर अगर आप देखें, मोर्टालिटी का मतलब होता है डेथ। हमने ये चीज़ पढ़ी है कि कोई भी चीज़ अबनॉर्मली हाई या अबनॉर्मली लो होती है तो वो चीज़ ठीक नहीं है हमारी बॉडी के लिए। यही यहाँ पर करना था कि जब वेट बहुत कम होता है तो डेथ की संभावना ज़्यादा होती है। एक अप्रोप्रिएट लेवल पर डेथ की लेवल सबसे कम होती है, और फिर अगर वेट ज़्यादा हो जाता है बहुत तो वहाँ पर भी डेथ की कंडीशन आ सकती है न्यूबॉर्न बेबीज़ के बीच में।
नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 77। एक जेनेटिक फॉर्म ऑफ लोकस को एलील कब कहा जाएगा? तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वो हेरेडिटरी हो। तो यहाँ पर सबसे पहले दो ऑप्शंस एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट चीज था कि अगर उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही मिनिमल होगी तो वो एक म्यूटेशन कहलाएगा, वो एक एलील नहीं कहलाएगा। इसीलिए उसकी फ्रीक्वेंसी को एक सर्टेन लेवल से ऊपर होना चाहिए। तो यहां पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका आंसर। नेक्स्ट हम लोग बढ़े 78 की तरफ। तो ये एक्सपेरिमेंट तो आपने क्लास 6th या 5th में ही किया होगा, आपने किया भी होगा इस एक्सपेरिमेंट को, मुझे लगता है। इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग कुछ नहीं करते, एक सर्टेन पार्ट ऑफ लीफ तक सनलाइट नहीं आने देते और फिर उसमें जब हम लोग स्टार्च का टेस्ट करते हैं तो जिस पार्ट में सनलाइट नहीं आ रहा था वो ब्लू नहीं होता है, मतलब वहां पर स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हो रहा होता है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। तो ये चीज़ तो आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ी है कि एक पॉपुलेशन में बर्थ और डेथ रेट दोनों इफेक्ट करता है उसकी नंबर ऑफ पॉपुलेशन को। नेक्स्ट 80 की तरफ अगर हम लोग बढ़े तो 80 में आपको सबसे पहली चीज़ जो देखनी थी कि हेयर से केराटिन, मतलब हेयर को केराटिन से मैच करना था, क्योंकि हेयर हम जानते हैं केराटिन से बनता है। अगर आपने शैम्पू वगैरह की ऐड भी देखी होगी ऑनलाइन तो उसमें भी यही चीज़ मेंशन रहती है। तो सबसे पहले ही हमने बी और डी ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। नेक्स्ट अब हम लोग को देखना था कि सिल्क से हमें रिलेट करके इसे जोड़ना था। हम जानते हैं सिल्क वॉर्म्स के कल्चर को सेरीकल्चर कहते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा वहां पर ध्यान लगाते तो सिल्क को आप सेरीसीन से रिलेट कर सकते थे, मतलब Q2 से रिलेट हो जाता वहां पर। और इसके साथ ही फाइब्रोइन फाइबर्स बनाने के काम आता है हमारे नेचुरल वर्ल्ड में, तो वो कॉबवेब के साथ साथ सिल्क के भी फॉर्मेशन में काम आता है। अगर आपको ये चीज़ पता होगी तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ हो सकती थी। और क्योंकि कॉबवेब्स में सेरीसीन नहीं पाया जाता तो आप इस ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते थे। इस तरह से अगर आप थोड़ा बहुत एलिमिनेशन वगैरह करके चलते तो आप सेक्शन 2 में भी ठीक ठाक स्कोर कर सकते थे। ओवरऑल अगर हम लोग इस पेपर को देखें तो ये आसान ही था। सेक्शन 2 में एटलीस्ट आप 8 मार्क्स तो स्कोर कर ही सकते थे, लास्ट क्वेश्चन आप छोड़ भी देते तो। अगर हम लोग ओवरऑल बात करें तो 25 में से आप 20 तक स्कोर कर सकते थे अगर आप अच्छे से ध्यान लगा कर करते। एग्जाम हॉल में मैं जानता हूं कि थोड़ा प्रेशर रहता है तो आप उसे 3-4 मार्क्स कम कर लेते तो 16-17 लाना पॉसिबल था। इस बायोलॉजी के पेपर में काफ़ी आसान सा पेपर था। थैंक यू।